चलिए चलो हो गया, बाकी बस उसको रहने दो, बोर्ड के सामने वाला क्लियर गया। चलो ये लोग तो अच्छा एकदम मना ही दिए एकदम। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद और आप लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामना। और सबसे मेन काम है हम लोग का सिलेबस पीछे है और इस क्या हम भी नहीं जानते। चलिए धन्यवाद, चलो कर दो। आइए आइए ना सब, आइए आप, आइए 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 ना, आइए बायोलॉजी लिखा हुआ है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दीजिए। चलिए सब बटवा दीजिए सब में। हाँ ठीक। अरे तब छुट्टी का तुम सोच रही है। चलिए हम नहीं जान रहे थे कि आप लोग का इतना बढ़िया तैयारी, ये तैयारी जिनकी तरफ से है। चलिए धन्यवाद, ऑफिस की तरफ से था। अच्छा तो हम नहीं जान रहे थे, हम तो सोचे कि जाएंगे और बस सीधा पढ़ाने का सिस्टम होगा, लेकिन हम आए तो देखे कि चलिए आप लोग की तैयारी है। चलिए अच्छी बात है। चलिए आप सभी लोग को हो गया, ज्यादा खिलागा तो वैसे ही जो है ये देख रही है, पहले उसको खिलाने तो पचने नहीं देगी वो। इधर से खोल दो, हो गया हो गया हो गया, बस 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 चलो हो गया। हाँ लास्ट में चलो फोटो सेशन मत कर लेना, सब फोटो में आ जाएगा। फोटो सेशन करेंगे सब फोटो में आ जाएगा। चलो चलो चलिए, चलो लास्ट में छुट्टी में बैठो, जल्दी जल्दी इसको घुमा दो इधर, घुमा दो ऊपर वाला छोड़ दो। चलिए चलो हो गया, बाकी बस उसको रहने दो, बोर्ड के सामने वाला क्लियर गया। चलो ये लोग तो अच्छा एकदम मना ही दिए एकदम। चलिए चलिए बहुत धन्यवाद और आप लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामना। और सबसे मेन काम है हम लोग का सिलेबस पीछे है और इसीलिए इसीलिए हम भी शिक्षक दिवस पर कोई छुट्टी नहीं बनाए। इस कई वर्षों के बाद आज हम देखे कि नहीं, जो भी दे रहे हैं, पिछले आपका 2-3 दिन क्लास छुट्टी हो गया रक्षाबंधन में, इसलिए हम कहें क्लास कंटिन्यूटी जरूरी है, तो आपका चले आए। खाने के लिए खिलाएंगे तुमको, खाने दे रही है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए खुश रहिए। चलिए शिक्षक के लिए सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है, सम्मान इंपॉर्टेंट है और आपके दिलों में सम्मान रहे शिक्षकों के प्रति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग इसमें शुरू करें। अब इसमें चलो खत्म हो गया रे यार, हमारी सबसे खुश यही है क्या हो रहा है। चलिए तो अब स्टार्ट किया जाए। नीचे हम लोग चल रहे थे फिजिक्स में, आज नया लेसन, नीचे हेडिंग दीजिए गुरुत्वाकर्षण। नए लेसन की शुरुआत करें हम लोग, नीचे लिख दीजिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। चलो लिखिए जल्दी से, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। कहां कहां से मिल जा रहा है तुम लोग को। चलो अब ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया लेसन है और हम चाहेंगे खूब बढ़िया से इसको समझिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है पहले ही समझें। पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, इस बल को कौन सा बल कहते हैं? तो ऐसा नहीं सोचना कि गुरुत्वाकर्षण बल, इस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब ये दीवार और बेंच के बीच भी बल लग रहा और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ये अलग बात है कि बहुत ये छोटा है, कम है, उससे ज्यादा घर्षण बल है, इसलिए चला नहीं, लेकिन बल लग रहा है। बताइए चांद और सूर्य के बीच कौन बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। चांद और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण। कोई दो वस्तु के बीच जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है आकर्षण बल का कि प्रतिकर्षण का कि दोनों का। जल्दी बोलिए। तो गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, केवल अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, गुरुत्व बल ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल डैश तक लिख दीजिए। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लिख के डैश, गुरुत्वाकर्षण बल लिख के डैश। बोलो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ? कोई दो वस्तु, तो लिख दीजिए किसी दो वस्तु के बीच, किसी दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को, किसी दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नीचे डैश देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति हमेशा आकर्षण बल का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति हमेशा आकर्षण बल का होता है, हमेशा आकर्षण बल का होता है। चलिए बढ़िया से समझेंगे। देखिए शुरुआती फेज में एक ही था कि पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित का मतलब क्या होता है? केंद्र पर पृथ्वी है और इसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। देखिए शुरू में यही माना गया, जैसे पहले क्या होता था, हर चीजों में धर्म का नियंत्रण था। मध्यकाल में धर्म सबसे हावी था और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन धर्म के लोग हैं? ईसाई धर्म के लोग। और ईसाइयों के जो हेड होते थे वो पोप होते थे। पोप जो कह दिए वो कहते थे हम भगवान के करीब हैं, जो हम बोले वही सही। अभी कितना करीब थे यही समझ लो कि पोप माफी प्रमाण पत्र भी बनाते थे, जैसे आजकल जाति प्रमाण पत्र बनता है। ये कहते थे चोरी कर लिया, छीन लिया, डकैती किया और बुढ़ापा में अगर पछतावा हो रहा है तो तुम एक आवेदन लिखो, सेवा में गॉड भगवान द्वारा पोप, हम बीच के मीडिएटर हैं, और उसमें लिखो कि हम फलाने डेट में फलाने जगह पर 1 लाख रुपया चुरा ली और आज अब हम पछता रहे हैं, हम 1 लाख रुपया आपको भेज रहे हैं और पोप को राशि दे दो और नीचे लिखो कि हमें माफ करने की कृपा कीजिए। तो अगर तुम अपनी गलती को मान रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो पोप एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, इन्होंने अपनी गलती को मान लिया है, पैसा रिटर्न कर दिया, इन्हें माफ किया जाता है और मोहर मार के साइन करते थे। और वो व्यक्ति तकिया के नीचे लेके उसको सोना है, अगर वो ले लिया और मरोगे तो स्वर्ग होगा, तुमको माफ किया जाएगा। क्यों? हम भगवान के सबसे करीब। अब समझ रहे हो कितना हाई पावर डिपार्टमेंट। और ये पोप कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। हम लोग सब यही पढ़ते थे। पहली बार एक व्यक्ति है जिनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने पहली बार गणितीय विधि से कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है और 365.1/4 दिन में सूर्य के चारों पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। गणना उन्होंने पहली बार किया। पोप इस जमाने में सबसे ज्यादा धर्म का नियंत्रण था। अगर कोई कह दे कि एक कलम हम बनाए हैं तो उसकी पिटाई होती थी। बोलो भगवान ने हमसे बनवाया है। कौन बनवाया? तो भगवान। तुम कुछ नहीं किया, सब उनके द्वारा करते हो। तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये वाला है मध्यकाल। जो करना है आप करिए, आप कुछ नहीं कर रहे, सब कर। और ये चीज मध्यकाल का है, तुमको अपना नाम लेना ही नहीं, भगवान के उल्टा सोचना ही नहीं। अब भगवान को जो कहना है किसको कहेंगे? पोप को। पोप जो कह दिया वो सही। अब इस समय कॉपरनिकस कह रहा है कि सूर्य स्थिर है, पोप कह रहे थे सूर्य घूमता है। इसको बुला के जेल डाला गया। 8 दिन तक कहा गया कि कैलकुलेशन चेक करो, गलती है। कॉपरनिकस 8वें दिन चेक करके कहा कि हम सही है, पोप गलत है, तो इसको फांसी लटका दिया गया, मृत्युदंड दिया गया कि ऐसा व्यक्ति धरती पर रहने से कोई फायदा नहीं। मानव जाति के लिए ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा ऐसा व्यक्ति का रहना। फिर सब लोग यही पढ़े कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रही। बाद में वैज्ञानिक एक है जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने बहुत पावरफुल एक दूरबीन बनाया और दूरबीन से दिखाई देता था कि ग्रह घूमते हैं, सूर्य स्थिर। कुछ दिनों के बाद गैलीलियो ने निकाला कि मेरा कोई मैथ नहीं है, दिखाई देगा ग्रह घूमते हैं, सूर्य स्थिर है। पोप कहा कि फिर कौन घुमा रहा है जी? तो गैलीलियो पकड़ के लाओ इसको भी। गैलीलियो को जब पकड़ा गया तो पूरे रास्ते मुस्कुराते जा रहा है कि मेरा दूरबीन देखेगा तो पोप मेरा पीठ ठोकेगा कि इतना पावरफुल कैसे बना दिया, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रह घूमते हैं और सूर्य स्थिर है। और गैलीलियो जब दूरबीन लेके गया, पोप को कहा कि सर इससे देखा जाए, तो पोप कस के डांटा कि तुम हमको समझ क्या रहा, हम भगवान के करीब हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड देख रहे हैं, अब तुम डब्बा हमको देखने दे रहा है, जेल में डालो इसको। 8 दिन बाद मिलते हैं, देख लो बढ़िया से। डेली गैलीलियो देखे और कहे कि ना सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही। 8वां दिन कागज गया कि लिखो क्या दिख रहा है। गैलीलियो समझ गया कि अगर हम पृथ्वी घुमाएंगे तो हमारा हाल भी कॉपरनिकस वाला हो जाएगा। गैलीलियो बेचारा झूठ लिखा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे दूरबीन से कुछ दिखाई नहीं देता, पोप सही कहते हैं, सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। और गैलीलियो साइन किया। दस्तखत करने के बाद दूरबीन उठाया और दूरबीन पटक के चिल्लाया कि पृथ्वी को लिख दिए कि स्थिर है, ये अभी भी घूम रही। इतना टाइट नियंत्रण था किसका? पोप। लेकिन धीरे धीरे मार्टिन लूथर पोप को ही चैलेंज दी और ईसाई धर्म ही 2 भागों में बट गया, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। जो प्रोटेस्टेंट वाले थे वो लोग अब साफ कहे कि हम खोज कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ नहीं। और इसी से नए नए आविष्कार होना प्रारंभ हुआ और बाद में माना गया कि पृथ्वी सूर्य केंद्रित है और ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है और पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगाने के लिए ग्रह के गति नियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आया है, ग्रह गति नियम किसने दिया? तो अब एक वैज्ञानिक आ रहा है जिस वैज्ञानिक का नाम है केपलर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ग्रह गति नियम किसने दिया? तो आंसर कौन होगा? केपलर। केपलर ने ग्रह के गति के लिए 3 नियम दी। आपसे क्वेश्चन आएगा ग्रह गति के कितने नियम है? 3। तेजी में यहां तक बात सुनो। सबसे पहले किसने बताया कि ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही। इसके लिए इसको मृत्युदंड दिया गया। बाद में 200 साल बाद जब पोप को लगा कि सही बोला था, हम लोग लटका दिए, तब पोप एक माफी प्रमाण पत्र दिए कि इसको माफ किया जाता है। किसको? निकोलस कॉपरनिकस कि अगर नरक भी होगा तो इसको ट्रांसफर दे दीजिए। बात समझ लीजिए। तो इधर उनको माफी प्रमाण पत्र बेचारे को इधर में। दूरबीन किसने बनाया? गैलीलियो। ग्रह गति का नियम किसने दिया? केपलर। केपलर ने ग्रह गति के कितने नियम दिए? 3 नियम। तीनों नियम बढ़िया से सुनेंगे। देखो पहला नंबर केपलर ने कहा कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल पथ
शब्द मिल रहा है इलिप्टिकल पथ, दीर्घ वृत्तीय कक्षा। ये दीर्घ वृत्तीय क्या है तो इंपॉर्टेंट बात समझना, ऐसे बनाएंगे तो ये वृत्त है जिसके दोनों व्यास बराबर होंगे, लेकिन अगर हम ऐसा बनाएंगे जिसमें यह दोनों अलग होगा तो इसको हम लोग दीर्घवृत्त कहेंगे। बोलो वृत्त और दीर्घवृत्त में अंतर समझ में आया? और कॉपरनिकस कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं कि दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय मतलब कभी ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं और कभी सूर्य से बहुत दूर होते हैं, और इसी कारण से मौसम परिवर्तन होता है। जब नजदीक आते हैं तो गर्मी और दूर जाते हैं तो ठंडा, और ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा बहुत ही बढ़िया नियम केपलर ने दिया। केपलर ने कहा कि देखो, जो ग्रह नजदीक है और जो ग्रह दूर है, कुछ और दूर है, तो सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा नियम है, लंबाई कम है तो चौड़ाई ज्यादा होगा, इतना एरिया तय करेगा। लंबाई बढ़ गया तो चौड़ाई घट जाएगा, इतना एरिया तय करेगा। लंबाई और बढ़ गया तो चौड़ाई और घटेगा, ये इतना ही एरिया कवर करेगा। तो बोलो एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय किसको लगेगा? नजदीक वाले ग्रह को कि दूर वाले को? दूर वाले को, क्योंकि इसका लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई क्या होगा? कम। इसीलिए बुध 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। अगर हम बुध पे जाएंगे तो एक साल 88 दिन का। बुध के बाद दूसरा ग्रह शुक्र है, लगभग 132 दिन लगता है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है, 365.1/4 दिन लगता है। सबसे दूर प्लूटो था, 248 साल लगता है एक चक्कर लगाने। सोच लो, प्लूटो पर 248 साल में एक साल होता है। तो अब ये कहता है कि सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। नजदीक है तो चौड़ाई ज्यादा होगा, दूर है तो चौड़ाई क्या होगा? कम होगा। और तीसरा, किसी भी ग्रह के एक चक्कर लगाने को आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल का वर्ग, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल है, उसका वर्ग सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम भी बढ़िया से सुन लें, तीनों फिर से सुनेंगे। केपलर ने ग्रह गति के कितने नियम दिए? 3। पहली बार ग्रह गति का नियम कौन दिया? केपलर। एकदम नाम ध्यान रखना है। पहली बार ग्रह गति का नियम कौन दिया? केपलर। केपलर का पहला नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा क्या है? सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। और तीसरा क्या है? ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर है सबका? लिख दीजिए, यहां तक जल्दी। नीचे डबल स्टार आकर रास्ते लिख दीजिए। सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने ब्रह्मांड को सूर्य केंद्रित बताया, और उसने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। नीचे डैश लिखिए। गैलीलियो दूरबीन का खोज किया। गैलीलियो दूरबीन का खोज किया, और उसने भी सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमने की पुष्टि किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केपलर ने डबल स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। केपलर ने ग्रह गति का नियम दिया। नीचे डैश करके लिख दीजिए। केपलर के ग्रह गति के 3 नियम थे। नीचे पहला नंबर लिखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नंबर लिख दीजिए, सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। नेक्स्ट, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से औसत दूरी के घन का समानुपाती होता है। नीचे लिख के घेर दीजिए, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। चलिए इसमें कैसे क्वेश्चन रहेगा? 2 ऑब्जेक्टिव बनाए, नीचे क्वेश्चन लिखिए सभी ग्रह का निम्नलिखित में क्या समान होता है? सभी ग्रह का निम्नलिखित में क्या समान होता है? चॉइस ए रेखीय वेग, चॉइस बी कोणीय वेग, चॉइस सी क्षेत्रीय वेग,
और चॉइस डी औसत वेग। औसत वेग देखो कई बार केपलर का नाम नहीं लिखेगा और आपसे चेक करेगा कि देखिए बच्चे के अंदर आइडिया है कि नहीं। बोलो क्या आंसर हो? कौन वेग सभी ग्रह के लिए समान है? बोलो कितने लोगों को सी लग रहा है क्षत्रिय वेग, और कितने लोगों को रेखीय वेग लग रहा है? कोणीय वेग कितने को लग रहा है? कोणीय वेग। और औसत वेग? अच्छा अरे नालायक, अभी दूसरा नियम लिखे हैं, सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। क्षेत्रीय माने क्षेत्रफल तय करने वाला वेग समान है हर ग्रह का, और बिल्कुल सही आंसर सी। अभी जस्ट समझाए थे, तुरंत गड़बड़ कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, केपलर का ग्रह गति नियम है। केपलर का ग्रह गति नियम है। चॉइस ए टी समानुपाती आर क्यू, टी समानुपाती आर क्यू। चॉइस बी टी समानुपाती आर स्क्वायर, टी समानुपाती आर स्क्वायर। चॉइस सी टी समानुपाती आर के पावर 2/3, और चॉइस डी टी समानुपाती आर के पावर 3/2। बोलो कौन सही है? हम लोग केपलर का नियम अभी जस्ट पढ़े, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। इस साइड में टी है तो 2 को हटाना पड़ेगा, 2 हटाओगे तो इधर भाग में हो जाएगा, टी समानुपाती आर के पावर 3/2। और बिल्कुल सही जवाब कौन है? डी। बोलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लाइन क्लियर है सबका? हो सकता है कि यही वाला हटा दे, तब क्या होगा? टी के पावर 2/3 समानुपाती आर, ये भी सही। बोलो क्लियर है सबका? चलिए अब हम लोग इस लेसन में चलें। जब ग्रहों के गति संबंधी केपलर ने दे दिया नियम, तब एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है न्यूटन। न्यूटन की अब कहानी पर जरा ध्यान दीजिए, बड़ा दिलचस्प, धीरे धीरे लेसन बड़ा अच्छा इंटरेस्टेड मोड पे जाएगा। अब न्यूटन की बात है कि न्यूटन जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे वहां अचानक प्लेग रोग फैल गए, तो यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई कि सब बच्चे घर वापस जाओ। कैसे कोरोना होता है तो सब कुछ बंद हो। न्यूटन भी अपना घर चले गए, और स्टूडेंट लाइफ में ही एमएससी के विद्यार्थी थे। और जब घर गए तो घर में इनको ड्यूटी मिल गया कि सेव का बगीचा है, वहीं पढ़ो और रखवाली करो। तुम लोग भी अभी जब तक यहाँ है तो काम नहीं है, घर जाओगे तो कुछ मिल ही जाए, यहाँ ये वाला काम कीजिए, जिसका जो बिजनेस है उसमें शुरू हो जाना। तो ये भी बैठ करके सेव के बगीचा में इनको ड्यूटी मिल गई। अब सेव के पेड़ के नीचे न्यूटन महाराज बैठ के पढ़ रहे थे। अचानक इन्होंने देखा कि एक सेव टूट करके और नीचे गिर गया। अब न्यूटन बैठे बैठे, पेट भरा हुआ रहने पर आदमी बुद्धि लगाता है, तो न्यूटन महाराज का पेट भरा हुआ तो बुद्धि लगा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि सेव नीचे आया, तो बैठ के सोच रहे हैं कि नीचे ही क्यों, ऊपर भी तो खाली था। अरे ऊपर भी खाली था, ऊपर क्यों नहीं गया? उठे पत्थर फेंके, ये भी नीचे आ रहा। न्यूटन कहे हम समझ गए, नीचे की ओर कोई बल लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम फेंके तो हाथ पर गिरा, तो बल कौन लगाया? हाथ। पृथ्वी अगर बल खाली लगाती तो पृथ्वी पर, और हम गिरा रहे हैं ऊपर से, लेकिन गिरेगा कहां? चुंबक पर। ऐसे तिरछा आ जाएगा, क्यों? चुंबक खींचता है। अगर खाली पृथ्वी खींचे तो हम फेंकेंगे ऊपर, तो कहेगा पृथ्वी खींचती है, हाथ नहीं दबाएगा पृथ्वी पर। आदमी दूसरा तल्ला से उछलेगा तो छत पर नहीं गिरेगा, पृथ्वी पर आएगा, क्यों? पृथ्वी खींचती है। तो न्यूटन कहा कि नहीं, हाथ भी खींचती है, छत है तो छत भी खींचती है, बेंच है तो बेंच भी खींचती है, और हम समझ गए ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है, और यही खींचने वाले बल को उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए अब यहां से लेसन की शुरुआत। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है, और इसने कहा कि मान लो एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरा का द्रव्यमान m2 है, और बीच की दूरी कितनी है? r। तो इसके बीच जो बल लगेगा वह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती m1 गुने m2, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बटे r स्क्वायर हो। एक समानुपाती m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर होगा। जब हम समानुपाती हटाएंगे तो इसमें एक कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम क्या है? g। g गुना m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर। और यही समानुपाती हटाने पर जो g लगता है, इस g को यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान फिक्स है 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि बोलो बड़ी जी का मान पृथ्वी पर ज्यादा होगा कि चांद पर? बोलो कहां ज्यादा होगा? तो इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सब जगह बराबर। धरती चार्ज नहीं करना, पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी जाएंगे तो ये वैल्यू नहीं बदलेगा, ये वैल्यू हमेशा वही रहेगा। अब एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि वैल्यू को किसने बताया? कोई बच्चे बताओ, इस वैल्यू को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इस वैल्यू को बताने वाला वैज्ञानिक था कैवेंडिश। आपसे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के मान को किसने बताया? कैवेंडिश ने बताया। तो पहले जल्दी से इन बातों को नोट करें, नीचे लिखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, लिखे डैश। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, लिखे डैश। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, लिखे डैश। लिखिए ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके आकर्षण में लगने वाला बल, इसके आकर्षण में लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिगर बना दीजिए, m1 m2 बीच की दूरी r, F समानुपाती m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर।
F बराबर G गुना M1 गुना M2 बटे R स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला हो गया, जहां G गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। G गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। नीचे अस्तार लगा के डैश दो, अस्तार लगा के डैश देके लिखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान, बोलो मान कौन निकाले थे? कैवेंडिश ने निकाला, कैवेंडिश ने ज्ञात किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया। नीचे डैश देखिए, इसका मान G बराबर बड़ी G बराबर 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, G का मान बड़ी G का मान ब्रह्मांड में सभी जगह समान होता है। G का मान ब्रह्मांड में सभी जगह समान होता है। G का मान ब्रह्मांड में सभी जगह समान होता है। दिमाग में आपका बैठ गया, इस G का मान पृथ्वी पर ज्यादा है कि चांद पर? सब जगह बराबर इतना ही है, 6.67 10 के पावर -11। बोलिए एक 2 किलो का वस्तु है और एक 18 किलो का वस्तु है, बोलो ज्यादा बल लगाएगा 2 किलो वाला कि 18 किलो वाला? ज्यादा कौन लगाएगा? बोली पृथ्वी है और चांद है, ज्यादा बल चांद पृथ्वी पर लगा रहा है कि पृथ्वी चांद पर? तो दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर G हमेशा फिक्स है। M1 चांद का भार, M2 पृथ्वी का भार, R दोनों के बीच की दूरी, यही बल निकलेगा। इतना ही यह इस पर लगा रहा, इतना ही यह इस पर लगा रहा, दोनों बल समान लगा रहा। अब बताओ, इसमें ध्यान रखना है कि सेव और पृथ्वी, सेव पृथ्वी को खींच रहा है कि पृथ्वी सेव को? दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। ये बात दिमाग में सेट रखना ही नहीं कि तुमको कह देगा, कई बार बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन सेटर पूछता है, वो बच्चे का बौद्धिक स्थिति चेक करता है कि निम्नलिखित में सही कथन पहचाने। सेव और पृथ्वी में पृथ्वी सेव को खींचती, बी सेव पृथ्वी को खींचती, सी सेव पृथ्वी पर कम बल लगाता है और पृथ्वी सेव पर ज्यादा। बोलो सही कौन है? ज्यादा बल कौन लगाता है? सेव ज्यादा खींचता है कि पृथ्वी? अरे ज्यादा कौन खींचता है? बराबर, कितने को बराबर लगा रहे और कितने को लगा सेव ज्यादा खींचता है? इतना लायक तो नहीं होगा। और पृथ्वी ज्यादा खींचता है, पृथ्वी ज्यादा खींचता है, नालायक, दोनों बराबर खींचता है। एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा हमको धक्का दे और ठीक उतने बल से हम उसको धक्का दे दी, तो मालूम चला वो उलट गया। अब कहेंगे कि ज्यादा कौन धक्का दिया? तो दोनों बराबर दिए थे, वो हल्का था तो उतना बल में उलट गया, हम भारी थे तो उतना बल में कुछ नहीं हुआ। पृथ्वी भारी है तो उतना बल में उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उतना ही बल सेव पर लग गया तो वो चल दिया, हल्का है इसीलिए, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बल बराबर लगाए। बोलो क्लियर सबका? एक ऑब्जेक्टिव लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, दो वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल, चॉइस ए दुगना होगा, चॉइस बी 4 गुना होगा, चॉइस सी आधा होगा और चॉइस डी चौथाई होगा। जल्दी बोलो आंसर क्या होगा? देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया से सुनिए। दो वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, दूरी किससे लिख रहा है? आर से, दुगना कर देंगे, दुगनी 4 नीचे है कि ऊपर? नीचे, तो 1/4 माने चौथाई होगा। सही आंसर डी होगा। बोलो जी कैसे निकाले, तो समझ में आया तुमको? अगर इसी क्वेश्चन में कहते दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दे तो बल दो दुना 4 कहां चल जाएगा? ऊपर, 4 गुना हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? नीचे क्वेश्चन लिखिए, दो वस्तु के बीच अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, चॉइस ए हवा में, चॉइस बी पानी में, चॉइस सी निर्वात में, डी सभी में समान। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, न्यूटन का नाम नहीं लेगा, तुमसे अपने चेक करेगा कि बच्चे के अंदर बुद्धि कितना है। बोलो दो वस्तु के बीच अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कहां? हवा में, पानी में कि निर्वात में? जल्दी बोलिए। निर्वात में। कितने को हवा में लग रहा है? नहीं। पानी वाले कितने लोगों? और निर्वात? बहुत। और सभी में समान? बहुत बढ़िया। अरे नालायक, दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है? जी हवा रहे, पानी रहे, निर्वात रहे, एक ही रहेगा। M1 M2 दोनों वस्तु हवा रखो, पानी रखो, निर्वात रखो, एक ही रहेगा, बटे R स्क्वायर। दूरी जब हवा में उतना ही, पानी में उतना ही, निर्वात में उतना ही रखेंगे, और किसी पर निर्भर ही नहीं करता, तो इसलिए सही आंसर डी सभी में समान होगा। बात समझना, गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता, कोई मीडियम है, वो केवल G गुना M1 गुना M2 बटे R स्क्वायर इसी पर चलता है। चलिए नीचे हेडिंग दे, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, छोटी जी, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G
बहुत ही बढ़िया से सुनना है, जो लोग हमारे साथ ध्यान दोगे इसी पर सारा स्टेप चले। एक दिन इस लेसन पे और क्लास होगा, अगले दिन आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास बहुत बढ़िया से समझना। गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपको मालूम है? त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन, ठेठ में एक्सीलरेटर का। आपको हम पूछे थे, याद करो, वस्तु को छोड़ेंगे तो वेग एक समान होगा कि बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? हाँ, सुनते हैं, जल्दी करो। इसको गिराएंगे तो वेग एक समान होगा कि बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? एक समान। तुमको याद होगा बताया था कि एक तल्ला से गिराएंगे टन, अब 5 तल्ला से गिराएंगे तो टन की टनाक टनाक, तो वेग वही आगे बढ़ गया, तो वेग एक समान रहेगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ जाओ। सेम क्वेश्चन टन टनाक वाले, बिना गिरे लोग माथा पे जब तक चोट नहीं लगेगा ना, याद नहीं रहेगा। एक बार बढ़िया से टनाक मारेगा, कहेगा कि जी बुढ़ारी तक याद। अब कभी कहेगा कि छोड़ेंगे तो वेग तो बढ़ते जाएगा। जब कोई वस्तु को छोड़ेंगे तो बोलो वेग एक समान होगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा। वेग बढ़ते जाएगा तो इसको त्वरण कहते हैं। जल्दी बताओ, हल्का वस्तु में ज्यादा त्वरण होगा कि भारी में? बोलो, पृथ्वी में ज्यादा त्वरण मिलेगा हल्का वस्तु को कि भारी को? कागज के पन्ना को कि 5 किलो के बटखरा को? फिर दोनों में समान करना पड़ रहा है। सोच के बोल, पृथ्वी ज्यादा त्वरण देगी हल्का वस्तु की भारी वस्तु? भारी वस्तु। अरे नालायक, शुरू में बताए थे कि पृथ्वी सबको बराबर स्लेटर देती है, भारी को कर रही है ये सब। कितना बतावल, इसको बट्टा बैठा देगा। ये सब तुरंत खाता है, पचा जाता है, जैसे पढ़ाई पचा जाता है। लोग पिछले क्लास में ही समझाए हैं कि जब कोई वस्तु को गिराएंगे तो बोलो उसका वेग बढ़ते जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा हल्का में कि भारी में? दोनों में समान बढ़ेगा। और पृथ्वी जो त्वरण लगाती है उसको गुरुत्वीय त्वरण जी कहते, एक वही जी कहते। जल्दी बताओ, मान लो पृथ्वी है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है और एक वस्तु m द्रव्यमान का। बोलो इसके बीच बल कितना लगेगा? ये बराबर g गुना छोटी m गुना बड़ी m बटे r स्क्वायर, इतना ही बल लगेगा। हम लोग छोटी m को नीचे ले ले, f बटे m बराबर, बोलो क्या बचेगा? gm बटे r स्क्वायर। अच्छा, आप लोग एक नियम पढ़े होंगे न्यूटन गति के दूसरे नियम से, F बराबर ma, बल बराबर m में पास, याद आया सबको? तो बोलो तो F बटे m को क्या कहेंगे? a। F बटे m को क्या कहेंगे? a। और यही a को g से सूचित करते हैं, इसी एक्सेलरेशन को g से लिखते हैं। तो F बटे m की जगह g दे दो, तो बोलो छोटी g का फार्मूला क्या हो गया? gm बटे r स्क्वायर। ये फार्मूला सभी बच्चे का बिल्कुल रटन होना चाहिए। जब हम कहें छोटी g तो फार्मूला बोलो gm बटे r स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान क्या है? छोटी m। क्या गुरुत्वीय त्वरण छोटी m पर निर्भर है? नहीं, इसीलिए हल्का रहे भारी रहे सब में बराबर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। जल्दी हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर हम चले पृथ्वी के लिए, तो बताओ पृथ्वी के सतह पर, अगर हम चले पृथ्वी के सतह पर, बोलो जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बोलो यही होगा ना? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? क्या तुमको मालूम है पृथ्वी कितना भारी है? तो पृथ्वी का भार है 6 गुने 10 के पावर 24 किलो। बस इतने भारी है। तो हाँ, पृथ्वी इतना ही भारी है, 6 गुने 10 के पावर 24। जो नालायक को बस लग रहा है समझ लो 6 में 24 में जीरो है, 24 जीरो है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इतना किलो पृथ्वी भारी। गिनती आता है, गिन लो इकाई, बोलो। गिनती खत्म हो गया, मतलब इसी को कहते हैं पृथ्वी अनगिनत भारी। सुनो, देखने में जिसको हल्का लग रहा था 10 के पावर 24, तो खुश मत हो, ये अनगिनत है। तारा आसमान में कितना है? तो 10 के पावर 22 तारा है पूरे आसमान। ध्यान दीजिए, तारों की संख्या 10 के पावर 22 है और धरती 10 के पावर 24 किलो भारी। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा भारी है। पृथ्वी की त्रिज्या r का मान 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6400। तीनों मान को इसमें बैठा दे तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। बोलो जी कैसे 9.8 आया? तो बात समझ में आ गया। इस वैल्यू को हम लोग इसमें डाल देंगे तो इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब जल्दी से पहले इसको उतारिए और तब हम लोग फिर इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण फिगर बना लीजिए, फिगर बना के जल्दी से उतारेंगे। और तब गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई पर गहराई में पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सभी स्टेप हम लोग को बढ़िया से सीखना है। अब ये फार्मूला बिल्कुल रट के रखेगा। जब हम कहें गुरुत्वीय त्वरण जी का फार्मूला, बोलो क्या फार्मूला है? जीएम बटे आर स्क्वायर। इसी में ऊंचाई, गहराई, अक्षांश चेंजिंग और डिटेल अगले दिन चलेगा। अगले दिन का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और तब हम लोग नेक्स्ट डे इससे आगे चलेंगे। इतना दूर समझ में आ गया सबको ना? पूरे क्लास धीरे धीरे समझते जाओगे, आराम से लेसन क्लियर हो जाएगा। चलिए निकाल लीजिए अगले विषय, विश्व भूगोल। 2 मिनट देख लीजिए, राजधानी पूछेंगे, तुम्हें से कौन होगा, जल्दी निकाल के पढ़। तो बैलून जैसा राम राम तुम्हें पर होगा।